ये चैप्टर का नाम क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। और अपवर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये पूरा चैप्टर हम आपको 6 दिन में पढ़ाएंगे, 6 पार्ट में। ठीक है, तो आज इसका हम पढ़ाएंगे पहला पार्ट। और पहले पार्ट में इस चैप्टर में आप 4 पॉइंट पढ़ेंगे। आज सबसे पहले पढ़ेंगे परावर्तन क्या होता है, फिर पढ़ेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान क्या होती है और इनके उपयोग क्या होते हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, और फिर आप पढ़ेंगे किरण आरेख के नियम। क्योंकि ये नियम अगर आपको पता है तो आप अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट को हम बारी बारी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे परावर्तन की। तो देखिए परावर्तन क्या है। जैसे मान लो कोई गेंद आप लें और जमीन पे उसको पटकें, तो क्या होगी? गेंद टकराने के बाद जमीन से आपके पास क्या होगी? वापस लौट के आएगी। तो कोई चीज़ अगर किसी तल से टकराए, कोई चीज़ अगर किसी तल से टकराए और टकराने के बाद वापस आ जाए, तो यही घटना परावर्तन कहलाती है। ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं सूरज की किरणें आती हैं। सूरज की किरणें कहाँ से आती हैं? सूरज से। और कहाँ आती हैं? जमीन पर। तो जब सूरज की किरणें जमीन पे आके टकराती हैं और टकराने के बाद फिर से क्या होती हैं? वापस लौटती हैं। तो ये घटना क्या है? परिवर्तन। ये भी जो है परिवर्तन नहीं, परावर्तन। ये भी घटना क्या है? परावर्तन। तो देखिए इसको हम चित्र से कैसे समझेंगे परावर्तन को। जैसे मान लो ये आपका कोई तल है, ये हमने कोई पट्टी ले ली, ये आपका क्या है? तल है। ठीक, अब मान लो कोई प्रकाश की किरण यहां आए और ये तल से टकराए। अब यहाँ पे इस बिंदु पे टकराई और टकराने के बाद फिर से जो है वापस लौट गई। तो ये क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। जो किरण आकर किसी, ये क्या है? तल है। मान लो हमने इसका नाम दे दिया AB, तो AB क्या है? तल है। और ये प्रकाश की किरण आ रही है, तो जो प्रकाश की किरण आके टकराती है उस किरण को कहा जाता है आपतित किरण। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। और जिस बिंदु पे टकराती है उस बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पे टकरा रही है, तो इस बिंदु को बोलेंगे आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? आपतन बिंदु। और टकराने के बाद फिर से वापस आती है, तो अब ये लौट रही है, तो इस किरण का नाम दिया जाएगा परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? परावर्तित किरण। ठीक है, देखिए ये सीधी रेखा है, तल है। अब इस पर अगर ऐसे रेखा लंब खींच दी जाए, तो आपतन बिंदु पर अगर मान लो ये लंब खींच दिया जाए, ये कोण कितना बनेगा? 90 अंश। तो इस लंब को क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिलंब। तो आपने देखा जब भी कोई किरण किसी तल से टकराती है तो उस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है और टकराकर पुनः वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जो किरण टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जो और जिस बिंदु पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। और टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। अब देखिए जैसे ये आपतित किरण आती है और ये क्या है? अभिलंब है, तो इसके बीच जो कोण बनता है
उसको आई से दिखाया जाता है। किसे दिखाया जाता है? और आई का मतलब होता है आपतन कोण। इसी तरह ये जो किरण वापस लौट रही है, इस वापस यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे आर से दिखाते हैं। किस अक्षर से दिखाते हैं? और इसका मतलब होता है परावर्तन कोण। और हमेशा आई और आर का मान बराबर होता है। आई और आर का मान हमेशा क्या होता है? आपतन कोण अगर 45 अंश है तो परावर्तन कोण भी 45 अंश ही होगा, कभी कम और ज़्यादा नहीं होता है। तो आपके एग्जाम में यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि आपसे परावर्तन की परिभाषा पूछी जाती है या फिर परावर्तन के नियम पूछे जाते हैं। तो अगर आपसे परावर्तन का नियम पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? परावर्तन के 2 नियम होते हैं। परावर्तन के नियम, तो 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण दोनों आपस में हमेशा बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। हमने बताया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो हमने बताया सेम वही, और अगर न लिखना चाहें तो हम आपको जो है फेयर पे कराएंगे, वहाँ से आप नोट कर लें, यहाँ से केवल इसको समझ लें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल तथा उत्तल दर्पण के विषय में। देखिए दूसरा पॉइंट है अवतल तथा उत्तल दर्पण। तो अवतल हो या उत्तल हो, ये किसके भाग होते हैं? गोलीय दर्पण के। किसके भाग होते हैं? गोलीय दर्पण। हाँ, जैसे ये मान लो दर्पण है, तो एक ऐसा है गोलीय दर्पण। अब मान लो इससे कोई टुकड़ा काट लिया जाए, ये काट के हमने निकाल लिया। अब यहाँ पालिश अगर उभरे हुए तल पर है, ये तल उभरा हुआ है बाहर का, तो अगर उभरे हुए तल पर पालिश है तो जो किरण आएगी वो जिधर पालिश होती है उधर से नहीं आती है, इधर से किरण आएगी सूरज की। तो जिधर से किरण आती है तो इधर वाला तल क्या हो गया? परावर्तक तल। क्या कहा जाएगा? परावर्तक तल। हाँ, क्योंकि परावर्तन इधर से होगा, प्रकाश की किरण इधर से आएगी। तो अगर आपसे पूछे अवतल की पहचान क्या है, तो क्या आप बताएंगे कि किसी गोलीय दर्पण के अगर उभरे हुए तल पर पालिश है, किसी गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल पर पालिश है, तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। या ये भी बोल सकते हैं कि अगर दबा हुआ तल, इस तल को क्या कहेंगे? दबा हुआ तल। दबा हुआ तल परावर्तक तल है तो उसे कहेंगे अवतल दर्पण। किसी तरीके से आप बोल सकते हैं, आप इतना याद रखें, ज़्यादा बवाल में ना पड़े, कि अगर किसी दर्पण के, गोलीय दर्पण के उभरे हुए तल पर पालिश है, कहाँ पालिश है? उभरे हुए, तो उसे कहा जाता है अवतल दर्पण। और इसी का उल्टा, मान लो आपने ये दर्पण काट के निकाला गोलीय दर्पण से और पालिश कहाँ है? अंदर की तरफ, तब इसे कौन सा दर्पण कहा जाएगा? उत्तल दर्पण। और हमेशा ध्यान रखना, परावर्तन उधर से होता है जिधर पालिश नहीं होती। ठीक है, तो जिधर से परावर्तन होगा उसी तल को परावर्तक तल भी बोला जाता है। ठीक है, पहचान क्लियर हुई ना? अब हम देखेंगे इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, दर्पण से संबंधित, कि दर्पण में ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है और द्वारक क्या होता है। देखिए दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये क्या लिखा हुआ है? ध्रुव लिखा है। ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे ध्रुव क्या है, ये हमने लिया है, ये कौन सा दर्पण है?
कौन सा दर्पण है ये? उत्तल है। कौन सा दर्पण है? अवतल है, क्योंकि पालिश किधर दिखा रहे हैं? उभरे तल पर। अब इस दर्पण का ये मध्य बिंदु है कि नहीं? ये कौन सा बिंदु है? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? P कहा जाता है। P का मतलब ध्रुव। ठीक, क्योंकि P से हमने दिखाया, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में पोल कहा जाता है। अब पोल का पहला अक्षर क्या है? P। तो आपसे कोई पूछे ध्रुव क्या है, तो आप कहेंगे दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। दर्पण के, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दूसरा आपको समझना है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक, अब जैसा कि नाम से आप जानते हैं केंद्र, तो वृत्त में क्या होता है? केंद्र होता है। ये जो दर्पण काटा गया है, ये किसी गोली दर्पण से ही काट के निकाला गया है। तो अगर इसको पूरा किया जाए तो ये इस टाइप में गोला पूरा होगा कि नहीं? इसे ऐसे पूरा होगा ना? ये ऐसे पूरा होगा। ऐसा लग रहा है कि इस गोले से ये वाला टुकड़ा काट के निकाला गया है। तो अब अगर इसका केंद्र हम लें तो इसका केंद्र बीचों बीच इस जगह आएगा कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और इसको दिखाते हैं C अक्षर से। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र को इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। तो जब भी कोई पूछे कि वक्रता केंद्र क्या है, तो हम लिखेंगे दर्पण जिस गोले से काट कर अलग किया जाता है। दर्पण जिस गोले से काट कर अलग किया जाता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट इसमें आपको समझना है वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये ध्रुव है और ये क्या है? ध्रुव के नीचे क्या है? ध्रुव के सामने वक्रता के। अगर ये दूरी जो है P और C के बीच, तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। और इसे दिखाते किस अक्षर से हैं? कैपिटल R से। वक्रता त्रिज्या को किस अक्षर से दिखाते हैं? हाँ, कोई पूछे वक्रता त्रिज्या क्या है, तो आप बोलोगे ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चौथा पॉइंट इसका है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। तो देखिए ये जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसी रेखा को अगर मिला दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो यही रेखा क्या कही जाती है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। पांचवा पॉइंट है फोकस। फोकस क्या है? फोकस ज़्यादा क्लियर होगा अभी जब हम आपको बताएंगे किरण आरेख के नियम। किरणें जिस बिंदु से होकर निकलती हैं परावर्तन के पश्चात, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहा जाता है फोकस। जैसे मान लो ये कोई किरण टकराई और टकराने के बाद ये ऐसे लौटी, तो ये क्या है? फोकस है। क्या है? फोकस। तो अवतल दर्पण में बोलते हैं कि किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पे मिलती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में बोला जाता है मिलती हुई प्रतीत होती है। और जो फोकस होता है ये हमेशा P और C का मध्य बिंदु होता है। फोकस क्या होता है? हाँ, ध्रुव और वक्रता केंद्र का बीचों बीच
मध्य बिंदु को फोकस कहा जाता है। इसीलिए ये ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। इसको अभी बाद में नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा। अब इसमें लास्ट पॉइंट बचता है किरण आरेख के नियम। तो किरण आरेख के सिर्फ 3 नियम हैं, बहुत ही सिंपल हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण द्वारा चित्र बनाने में। तो पहला नियम क्या है इसका? पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जैसे ये मान लो हमने अवतल दर्पण का चित्र ले लिया, इसका मध्य बिंदु हमेशा P होता है, जिसको हम ध्रुव कहते हैं। ये यहाँ पे बीचों बीच में C होता है वक्रता केंद्र। P और C को मिलाने वाली रेखा क्या कही जाती है? मुख्य अक्ष। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण ऐसे आए, ये देखिए कोई प्रकाश की किरण है, ये ऐसे टकरा रही है इस तल से, और समांतर किसके है? मुख्य अक्ष के बीच का गैप हर जगह बराबर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है? वक्रता केंद्र, सॉरी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। ये पहला नियम है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाती है? इसी का उल्टा है दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या कहता है कि फोकस से जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ऐसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे हमने एक चित्र लिया, ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, दोनों के बीच में होता है फोकस। अगर ये कोई किरण हमने फोकस से निकाली, ये देखिए टकरा रही है, यहाँ पे फोकस से जा रही है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगी? इस मुख्य अक्ष के समांतर टकराने के बाद ये ऐसे निकलेगी। देखिए इसके ये समांतर है कि नहीं? तो पहला और दूसरा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। याद करना बहुत आसान कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण कहाँ से निकलती है? फोकस से, और फोकस से जाने वाली किरण क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात जाती है फोकस से होकर, और फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम ये है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण फिर से उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। जैसे मान लो एक अलग यहाँ से हम चित्र बना दे रहे हैं, ये देखिए, ये P हो गया, ये C हो गया वक्रता केंद्र, ये क्या हो गया? F हो गया। अगर कोई किरण ऐसे जाए वक्रता केंद्र से और यहाँ पे टकराए, तो अब क्या होगी? ये टकराने के बाद फिर से इसी रास्ते पर, फिर से सेम इसी रास्ते पर वापस लौट जाएगा। ठीक? तो जो भी चित्र बनेगा वो सिर्फ इन्हीं 3 की हेल्प से बनेगा, चौथा कोई तरीका नहीं है। तो अब जो है हम आपको कल बताएंगे कि अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और इनका यूज क्या है।